सभी को। जय श्री कृष्ण सभी को। सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट से आ जाइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है बता दो एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करते हो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग निधि, मेहताब, मानसी, सदगुणा, किरण, सिद्धि, मयूरी, सभी को गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर? ओके चलो, ओके ओके, मेरी ओर से भी ऑल क्लियर है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। हर रोज मैं आप लोगों को एक एक थियरी कराऊंगी साइकोलॉजी में, और वो भी बहुत ही डीपली जाके हम करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मैं आपको इस बार जिस थियरी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पहले कराऊंगी, और साथ में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरह का है वो लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी एक डाला हुआ है। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से ढूंढ के उसको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसी थियरी के क्वेश्चंस जो है उसको ढूंढ के अपने आप से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, थियरी समझाऊंगी, और आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी जो इस बार पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको ढूंढ के खुद से ही वहां पर करना पड़ेगी। यानी कि मेरे साथ भी पढ़ना है और सेल्फ लर्निंग भी करनी है, दोनों तरीके से आपको चलना पड़ेगा। चले ठीक है, चले तो फिर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मैं क्लास को तब तक स्टार्ट कर लेती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। आज से हमारी साइकोलॉजी की कहते हैं नए सिरे से क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, भगवान से प्रे करना कि ये भी कंटिन्यूस बनी रहे जिस तरीके से पेपर 1 की हमारी बनी रही है। ठीक है ना। चलो, पेपर 1 में हम रात को क्या पढ़ रहे हैं, आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, न्यू यूनिट स्टार्ट हो रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड का। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको अभी लर्निंग थियरी, जो लर्निंग की थियरी है उसी को पहले कवर करा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लर्निंग की जो भी थियरीज होंगे उसको एक एक करके पढ़ने वाले। आज की जो थियरी हम पढ़ने वाले हैं वो अल्बर्ट बांडुरा की थियरी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम सोशल कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। ये जो थियरी है उसको हम पढ़ने वाले हैं अल्बर्ट बांडुरा की। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो साइकोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जीसेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे यूजीसी नेट की, ठीक है, उन सबको ये शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं सोशल कॉग्निटिव थियरी से। ठीक है, ये सोशल कॉग्निटिव थियरी है, अल्बर्ट बांडुरा ने दी हुई थी। अल्बर्ट बांडुरा जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, कैनेडियन थे। ठीक है, कनाडा के रहवासी थे। और यहाँ पर आप ना उनकी थोड़ा सा ये एक मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ, इनका बर्थ और उनका डेथ, ये दोनों ही आप मेंशन कर लेना। ठीक है, अगर आप नोट बना रहे हैं ना तो उनको यहाँ पर मेंशन करना, बिकॉज पिछली बार आई थिंक मुझे लगता है जो सिगमंड फ्राइड है ना, उनके बारे में पूछा था कि उनका जन्म कब हुआ था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है। तो स्ट्रेट में यहाँ पर कर लेती हूँ अल्बर्ट बांडुरा। देखो उनका जन्म जो था ना, बर्थ था वो 4 दिसंबर 1925 में हुआ था। ठीक है, सीक्वेंस लगाना भी आता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का सीक्वेंस लगाना भी आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, 26 जुलाई 2021, ये अभी रिसेंटली ही एक्सपायर्ड हुए हैं, इनकी डेथ हुई थी। और जब उनकी डेथ हुई तब मैंने एक गुजराती में आर्टिकल भी लिखा हुआ था, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी ना उसी वीक में लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। उनकी जो बुक है वो बुक का नाम है एडोलसेंट अग्रेशन, 1959 में इन्होंने लिखी हुई थी। और एक और बुक है सोशल लर्निंग, जो कि 1977 में लिखी गई थी। ये जो थियरी है ना वो
उसको हम सोशल लर्निंग थियरी भी बोलते हैं। पहले ना ये जो सोशल कॉग्निटिव थियरी बोला जाता है ना अभी, वो पहले सोशल लर्निंग थियरी के नाम से जानी जाती थी 1960 तक, ठीक है ना। उसके बाद उसको चेंज किया गया और उसका नाम जो है ना उसको रीनेम किया गया 1986 में। ये इस थियरी को नाम कब दिया गया? इस थियरी को नाम दिया गया 1960 में सोशल लर्निंग थियरी, ठीक है। लेकिन इसी थियरी को फिर रिनेम किया गया 1986 में और उसका नाम रख दिया सोशल कॉग्निटिव थियरी, SCT, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी भी इसको बोलते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग थियरी भी इसको बोलते हैं। तो आपको ये कॉग्निटिव लर्निंग थियरी में काफी सारी थियरी आती है, लेकिन इसके अंदर इनकी भी थियरी आ जाती है, अल्बर्ट बांडुरा की, ठीक है। यहाँ पर कॉग्निटिव लर्निंग थियरी के अंदर फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ये थियरी भी कॉग्निटिव लर्निंग थियरी कहलाती है, ये भी वो कहलाती है। कॉग्निटिव लर्निंग थियरी के अंडर में ये आपकी सोशल कॉग्निटिव थियरी है वो आती है, ठीक है ना। देखो अन्य लोग ये जो थियरी है ना वो क्या कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो दूसरों का जो दूसरे का बिहेवियर है ना उसका ऑब्जर्वेशन करके कुछ नए रिस्पॉन्स को लर्न करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर पॉसिबल होता है ना तो मैं एक वीडियो भी आपको दिखाती हूँ, एक स्टूडेंट ने भेजा था, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। अगर देखो वो वीडियो यहाँ पर दिखता है तो ये जो लाइन आई है ना उसी के कंटेक्स्ट में है, अगर दिख जाता है तो। कल ही उसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। आप लोग तब तक ये स्लाइड जो है ना उसको पढ़िए। देखो पहला दिन है तो थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है कि कभी कभी कुछ चीजें मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी तरीके से तैयारी करके ही आपके सामने आऊंगी। वैसे ये तो नहीं कि मैंने तैयारी नहीं किया, तैयारी तो की है। किरण ने ही आई थिंक भेजा था ना, यस। देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर ऐसा वीडियो देखो ओपन होता है तो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। चलिए, आई होप मे बी आपको ये जो वीडियो है वो मतलब शो हो रहा होगा। एक बच्चा है वो, अगर आपको शो हो रहा है प्लीज बता दो। एक बच्चा है जो आपको शो हो रहा है ना, अभी हो रहा है, ठीक है। अब देखते देखो इसकी आवाज आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ अगर पॉसिबल है तो। बच्चा है वो, अगर आपको शो हो रहा है प्लीज बता दो। एक बच्चा है जो आपको शो हो रहा है ना, अभी हो रहा है, ठीक है। अब देखते देखो इसकी आवाज आ रही है नहीं आ रही, ट्राई करती हूँ अगर पॉसिबल है तो। बच्चा है वो, अगर आपको शो हो रहा है प्लीज बता दो। एक
तेरे मम्मा हाथ क्या करे? बता तो मम्मा क्या हाथ करे? શું દઉં? ચપટી વગાડે એમ વિના લેવાય, આમ ચપટી વગાડ આમ. चलिए, तो आई होप यहाँ पर आपको ये ना मतलब मुझे नहीं पता कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हो सकता है कि मेरी वॉइस भी थोड़ा सा इको की गई होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ से कुछ सीखने को जरूर मिला है कि अब ना ऐसे कोई वीडियोस मुझे आपको दिखाने हैं तो मैं दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है। पहले से इसको प्रिपेयर करके रखूंगी तो मैं दिखा पाऊंगी, ठीक है। थोड़ी कोशिश करेंगे, ऐसे कोई वीडियो मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी। आ रही है ना बस। तो यहाँ पर बच्चे को ना बताया जा रहा है कि ये जो चुटकी है, चुटकी बजाओ, ठीक है। मम्मी कैसे मारती है तो वो दिखाता है, नकल करके बताता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो है ना वो दूसरे लोगों का जो ऑब्जर्वेशन करता है, दूसरे लोगों के बिहेवियर का, ठीक है ना। मैम ग्रुप में वीडियो, हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है ना, ग्रुप में जरूर डाल दूंगी। तो ग्रुप में जरूर देख लेना। अभी मैंने ये ट्राई किया था बताने का कि क्या पीपीटी के साथ ऐसा वीडियो बताना पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर एक आप ट्रायल के रूप में देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉसिबल है, तो क्योंकि हमारी जो ये थियरी है उससे रिलेटेड कभी कभी ऐसी थियरी आ जाती है जहां पर वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छा लर्न कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर एक कोशिश थी जो कि यहाँ पर कामयाब हुई है। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा ही कुछ लेकर आऊंगी जहां पर आप खुद वीडियो को देख पाओ, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच किरण, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। बिकॉज अगर आपने मुझे वो वीडियो ना भेजा होता, मेरे दिमाग में भी ना आया होता, तो शायद ये जो नया आइडियाज जो पीपीटी के साथ वीडियो को बताना, वो भी मेरे अंदर क्रिएट ना हुआ होता, ठीक है ना। चलो, अच्छी बात। यहाँ पर बच्चा जो है वो उसने अपनी मम्मी को अपने आप को मारते हो, मतलब खुद को बच्चे को मारते हुए देखा। तो बच्चा ना यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखा रहा है कैसे मम्मी मारती है, समझ रहे हो ना। तो वो क्या था, मम्मी के बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करके वो कुछ नया सीखा। वो पहले ऐसे मारना नहीं सीखा था अपने ही गाल पे, है ना। लेकिन क्या हुआ, मम्मी ने मारा तो उसने उस देखा और खुद को भी वो मार के दिखा रहा है कि ऐसे मम्मी मारती है, ठीक है। चलिए, सोशल लर्निंग अप्रोच जो है वो व्यवहार की जांच करता है, बिहेवियर की जांच करता है, ठीक है, कि बिहेवियर क्या रहता है बच्चे का। क्योंकि ये जो है ना सोशल कॉन्टेक्स्ट में बनता है बिहेवियर। जो बिहेवियर है ना वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में बनता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या होता है कि समाज में रहता है बच्चा, वहीं से कुछ ना कुछ सीखता है और वहीं से उसी का बिहेवियर उसी तरीके से बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ही मॉडिफाई होता है, बनता भी सोसाइटी सोशल कॉन्टेक्स्ट में और मॉडिफाई भी किस में होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। आगे देखिए तो यहाँ पर जो टर्म्स है, तो इमिटेशन का मतलब क्या है, अनुकरण करना, दूसरे व्यक्ति की नकल करना, मूल रूप से उसको बोलते हैं इमिटेशन। सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करूंगी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे
जो बिल्कुल जीरो लेवल से साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, ठीक है। और मुझे भी अपनी साइकोलॉजी में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है। मुझे भी लगता है कि मुझे भी अभी साइकोलॉजी की दुनिया में अब एंटर करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी पेपर 1 में तो मैं मतलब इस तरीके से फिट हो गई हूँ, लेकिन अभी साइकोलॉजी की दुनिया में मैं ये कह सकती हूँ अभी नई हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं खुद भी सीख रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ, सच बोलती हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, तो मैं सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, ठीक है। तो जीरो लेवल से ही स्टार्ट किया है मैंने। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यानी कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखना, है ना, देख कर सीखना। लर्निंग का मतलब सीखना, तो देख के सीखता है बच्चा यहाँ पर, है ना। तो ये जो है ना वो बहुत अधिक जटिल और गहन अवलोकन द्वारा सीखता है बच्चा, जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर डीपली जाके अंडरस्टैंड करता है चीजों को, ठीक है, लर्न करता है। अब यहाँ पर जो अल्बर्ट बांडुरा जी है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, देखो सिंपल टीचिंग लेवल की एग्जाम होती है ना, वहां पर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते बेसिक लेवल के, जहां पर कुछ लोगों को नहीं भी आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली ऊपर से करके जाते हैं बड़ा चीजें, तो यहाँ पर उनको छोटी चीजें पता नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बोबो डोल पे किया था। एक डोल आती है ना इस टाइप की, अगर आपने देखा होगा तो मेले के अंदर आती है, मेले में ज्यादा दिखने को मिलेगी, यहाँ पर इस तरीके से होता है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में होती है, डॉल के रूप में होती है, फिर अगर कोई अलग से एनिमल है या फिर बर्ड है उनके वे में भी आती है, ठीक है। तो इस तरीके की नीचे की साइड पे वजनदार चीजें भरी पड़ी होती है, ताकि ये जो है ना आसानी से जमीन पे खड़ी रह सके, प्लास्टिक की ही आती है, ठीक है। ऐसी बोबो डोल जो था उसका यहाँ पर यूज किया गया था, इस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1965 में। इसका एम्स क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि लर्निंग, है ना, लर्निंग परफॉर्मेंस डिस्टिंक्शन, यानी कि जो लर्निंग प्रदर्शन भेद करना। अलग अलग डिफरेंट 3 ग्रुपों में बच्चों को बांटा गया था, ठीक है। और तीनों ग्रुपों में बच्चों को एक ही तरह की मूवी दिखाई गई थी, लेकिन मूवी के बाद जो कुछ दिया गया था वो किस तरीके से भेद करता है जो बच्चों ने परफॉर्म किया है, लर्न किया है, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर 36 बॉयज लिए गए थे और 36 गर्ल्स ली गई थी, वो भी 3 से 6 साल के बच्चों को लिया गया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर समझते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से हुआ था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 3 फेजेस में यहाँ पर किया गया था, 2 फेजेस में हुआ था, 3 नहीं 2 फेजेस में। पहला फेज जो था वहां पर क्या किया गया, 3 ग्रुप बनाए गए। अभी इस 3 ग्रुप में क्या हुआ था, जैसे कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। तो पहले ग्रुप में यहाँ पर बार्बो डोल दिखाया तो सबको सेम ही है, ठीक है, दिखाया क्या है, सबको सेम है। ये यहाँ पर एक मॉडल के रूप में एक एक्टर को लिया गया था, एक्टर यानी कि वो मूवी वाले एक्टर नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर एक मॉडल के रूप में, जैसा कि होता है ना, हम डेमोस्ट्रेट करते हैं तो कोई नायक की भूमिका अदा करता है, वैसे ही यहाँ पर एक एक्टर को यहाँ पर क्या किया गया था, बताया गया था, जिसके रोल मॉडल के रूप में इसको रखा गया था कि बच्चे उसको देखकर क्या सीखते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये दूसरा ग्रुप है, यहाँ पर भी वही बोबो डोल है, और यहाँ पर ना एक तरह की क्या होती थी, वो क्या बोलते स्क्रिप्ट बनाई गई थी, छोटी छोटी स्क्रिप्ट बना के उसको दिखाया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तीसरी बोबो डोल है और यहाँ पर भी वही रोल मॉडल। अब यहाँ पर ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। तीनों में क्या बताया गया, तीनों ग्रुप के यहाँ पर बच्चे थे, ठीक है, तीनों ग्रुप के यहाँ पर बच्चे थे। यहाँ पर बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया और अलग अलग ग्रुप को मूवी तो सेम दिखाएगी, लेकिन मूवी के बाद का जो सिनारियो था ना वो अलग था। यहाँ पर क्या किया गया कि मूवी के बाद इनको ना रिवॉर्ड दिया गया, मतलब ये जो इंसान है ना, ये जो मॉडल है ना, वो क्या कर रहा है, बोबो डोल को हिट कर रहा है, क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, यानी कि हिटिंग कर रहा है। हिटिंग का मतलब है वो गुस्सा, आक्रामकता दिखा रहा है उस पे, ठीक है। तीनों ग्रुप में यही फिल्म दिखाई गई, तीनों में एक ही जैसी फिल्म दिखाई गई थी, ठीक है।
हीटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना वो मॉडल है और ये क्या कर, देखो इसको मारे ना बॉबोडोल को, यहाँ पर देखो उसको ऊपर ऊपर ले जा रही है, फिर नीचे की ओर घसीट रही है, पैरों से मार रही है, देख रहे हो ना। इस तरीके से ये फेज 1 का सीन है। ये क्या है, फेज 1 का सीन है। तो यहाँ पर देखो बोबोडोल के साथ क्या हो रहा है, बोबोडोल को हीट किया जा रहा है, हीटिंग किया जाता है। ये रही बोबोडोल है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर वेट ऊपर की ओर कम होता है और नीचे की ओर हाइट वेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीनों ग्रुप में यही बताया गया, लेकिन हीटिंग के बाद जो ये पूरी फिल्म पूरी होती है उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ये जो मॉडल है ना, मॉडल को पहले ग्रुप में क्या किया गया था, पहले ग्रुप में बताया गया कि मॉडल ने जो बोबोडोल को हिट किया उसके लिए उसको रिवॉर्ड दिया गया। क्या दिया गया, रिवॉर्ड दिया गया, रेनफोर्समेंट दिया गया, प्राइज दी गई है ना, रिवॉर्ड दिया गया। ग्रुप 2 के अंदर उनको कुछ भी यहाँ पर क्या किया गया है, इनको पनिशमेंट दिया गया, ठीक है। ग्रुप 2-3 में हो सकता है कि कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन हाँ ये ऐसा हो सकता है कि ग्रुप 2 में पनिशमेंट दिया हो और ग्रुप 3 में कुछ भी ना दिया, या फिर ग्रुप 2 में कुछ भी ना दिया और ग्रुप 3 में पनिशमेंट दिया हो, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर एक ग्रुप जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रुप 2 को ही लेती हूँ, यहाँ पर क्या किया गया, पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया। और ग्रुप 3 को कुछ भी नहीं, नो रिवॉर्ड नो पनिशमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर नो रिवॉर्ड नो पनिशमेंट, मतलब कुछ भी नहीं दिया गया। अब बच्चों ने ये सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन किया, कि किया, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बाद तीनों ग्रुप ने, समझिएगा, तीनों ग्रुप ने लर्न क्या किया, तीनों ग्रुप ने लर्न किया अग्रेसिव, तीनों ग्रुप ने अग्रेसिव लर्न किया, गुस्सा, आक्रामकता को लर्न किया, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर सीखा उन्होंने, जो देखते हैं वही सीखते हैं बच्चे। यहाँ पर बेंडुरा ये कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। लर्न तो उन्होंने किया आक्रामकता, लेकिन जब उसको शो करने की बारी आई, ठीक है ना, जब उसको दिखाने की बारी आई, तब यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला। लर्न सबने किया, अग्रेसिव सबने लर्न किया कि भाई हाँ आक्रामकता होती है। जैसे होता था ना, एक मूवी आई थी, अगर आपको पता हो तो, एनिमल मूवी आई थी, उसमें बहुत ज्यादा मार पिटाई दिखाई गई थी, और उसी की वजह से बच्चों में ना क्या क्या हुआ था, बच्चे भी वैसे ही आक्रामक बनते जा रहे। उसके बाद एक गदर मूवी भी आई थी, गदर 2 है ना, गदर 2, गद्दार नहीं लेकिन गदर 2। तो गदर 2 की मूवी जो थी ना, उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब फाइटिंग दी गई है। तो बच्चे वहां से क्या लर्न करते हैं, बच्चे वहां से आक्रामकता लर्न करते हैं, देशभक्ति। तो यहाँ पर गदर 2 से तो वैसे भी लर्न करते ही है, लेकिन साथ ही साथ वो आक्रामकता भी लर्न करते हैं, है ना। तो लर्न तो करते हैं, सीखा तो उन्होंने आक्रामकता, है ना, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बात आई ना, तो परफॉर्म करने में उन्होंने डिफरेंस दिखाया। परफॉर्म हर एक ग्रुप ने अलग अलग परफॉर्म किया। ग्रुप 1 की मैं अगर बात करूं तो यहां पर उन्होंने क्या परफॉर्म किया, अग्रेसिव नेचर बताया, अग्रेसिव बिहेवियर बताया, ठीक है ना। यहां पर अग्रेसिव बिहेवियर बताया ग्रुप 1 ने। ग्रुप 2 में क्या था, पनिशमेंट दी गई। पनिशमेंट से डर लगने की वजह से यहां पर उन्होंने सीखा अग्रेसिव, आक्रामकता को तो सीखा, लेकिन यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। और ग्रुप 3 की अगर बात करें तो ग्रुप 3 में ना ही रिवॉर्ड दिया था, ना ही पनिशमेंट दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दिखा देखी करने के लिए कि देखो यहाँ पर इसको रिवॉर्ड नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ग्रुप 1 को रिवॉर्ड दिया गया है ना, ग्रुप 1 में रिवॉर्ड दिया गया था ना। तो उसी वजह से उनको लग रहा था कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर हमें भी ऐसा कुछ मिल जाए, है ना, अगर हम ऐसा बिहेवियर करते हैं तो हमें भी कुछ ऐसा
मिल जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्होंने भी अग्रेसिव नेचर बताया, अग्रेसिव बिहेवियर इन्होंने भी किया, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने भी अग्रेसिव बिहेवियर किया। किसने शो नहीं किया? ओनली फॉर ग्रुप 2, जहां पर पनिशमेंट दी गई थी उन्होंने बिहेवियर को शो नहीं किया। बाकी दो ग्रुप थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3, ठीक है ना, उन्होंने शो किया। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ग्रुप 2 जो है, जहां पनिशमेंट मिली थी, उन लोगों ने क्या किया? लर्न तो किया लेकिन नॉट शो, ठीक है ना, शो नहीं किया। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? बता दो। बता दो, यस या नो। देखो यहां तक यही पूरी कहानी है, और अगर इसको समझ लिया तो आगे वाले जो भी टर्म्स वगैरह आते हैं ना, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। जितने भी बच्चे, प्लीज इंटरेक्शन किया करिए, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, साइकोलॉजी पढ़ाने में भी मजा नहीं आ रहा है ना। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर लर्न तो तीनों ग्रुप ने किया है ना, आक्रामकता सीखी तो तीनों ने, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बारी आई, जब उसको शो करने की बारी आई, तो दो ही ग्रुप ने शो किया, एक ग्रुप ने नहीं किया। कौन से ग्रुप ने नहीं किया? जिस ग्रुप को पनिशमेंट, जिस ग्रुप ने देखा था कि मूवी में मॉडल को पनिश किया गया है, ठीक है। इसी वजह से उनको भी डर था कि अगर कहीं हम भी अगर ऐसा बिहेवियर करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट दी जाएगी, इसी वजह से उन्होंने शो नहीं किया। बाकी लर्न तीनों ने किया। चलिए, तो यहाँ पर एक वही वाली बात है, देखो बच्चे कैसे आक्रामकता सीखते हैं, वैसे ही सिनारियो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। चलिए, अब फेज 2 की बात आती। जो फेज 1 में तो आपने देख लिया, फेज 2 में क्या हुआ? फेज 2 में बच्चों को रेनफोर्स दिया गया, ठीक है। बच्चों को रेनफोर्समेंट दिया गया, सुदृढ़ किया गया, ठीक है। और फिर यहां पर क्या हुआ? अग्रेसिव बिहेवियर शो किया गया, सभी को रिवॉर्ड दिया गया, ठीक है ना। और रिवॉर्ड की वजह से सभी बच्चों ने क्या किया? अपना जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो दिखा दिया। ग्रुप 1 वालों ने भी, ग्रुप 2 वालों ने भी, ग्रुप 3 वालों ने। यानी कि यहां से जो ग्रुप 3 वाले पहले फेज में नहीं बिहेवियर शो कर रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पर शो किया। इससे पता चला कि भाई पनिशमेंट की वजह से वो लोग शो नहीं कर रहे थे, अब यहाँ उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, इसी वजह से उन्होंने भी अग्रेसिव बिहेवियर को यहाँ पर शो किया। समझ आया? दूसरे फेज में ये किया गया। दूसरे फेज में क्या किया गया कि रेनफोर्स दिया गया, बच्चों को दिया गया, ठीक है। अगर तुम ये बिहेवियर करोगे हम तुम्हें ये देंगे। तो उसी जो रिवॉर्ड की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सीखा था ना वो उन्होंने शो किया। मीन्स यहां से ही पता चला कि भाई बच्चे ने अग्रेसिवनेस तो उन्होंने, आक्रामकता तो वैसे भी उन्होंने लर्न की थी, बस परफॉर्म नहीं कर रहे थे, शो नहीं कर रहे थे, वो भी किसकी वजह से? पनिशमेंट की वजह से, ठीक है। कंक्लूजन यहां से क्या मिला कि रेइंफोर्समेंट जो है वो परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस कराना है तो आप रेइंफोर्समेंट दीजिए तो ठीक है। लेकिन लर्न करने के लिए रेइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। जैसे आगे की थियोरी में अगर आपने आगे देखा होगा, स्किनर है, पेवलोव है, तो वो लोग रेइंफोर्समेंट देने की बात करते हैं ना, कि जितना रेइंफोर्समेंट दोगे उतना बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पर एल्बर्ट बेंडूरा की जो थियोरी, वो उन लोगों की थियोरी से कैसे अलग पड़ी कि बेंडूरा कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करवाना है और आप जो चाहते हैं वैसा परफॉर्म करवाना है बच्चों के पास, तो रेइंफोर्समेंट दीजिए। लेकिन लर्न कराने के लिए रेइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, बच्चे ऐसे ही देख के सीख लेते हैं। समझ रहे हैं ना? चीजें समझ आ रही ना? जो मैंने स्टोरी सुनाई उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। बस क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है, ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे और आपने अगर ऊपर ऊपर से
पढ़ाई की होगी तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमें दिख रही ना वो भी नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि एल्बर्ट बेंडूरा के अकॉर्डिंग रेइंफोर्समेंट किसके लिए जरूरी है, तो परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है, ना कि लर्निंग के लिए, ठीक है। टॉलमैन ने भी यही कहा था कि भाई परफॉर्मेंस के लिए रेइंफोर्समेंट जरूरी है लेकिन लर्निंग के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। एक फील्ड में एक वयस्क को आक्रामक, ये तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो एक एडल्ट है, एक व्यक्ति है, उसको मॉडल के रूप में आक्रामकता का मॉडल के रूप में दिखाया गया था, ठीक है। इस थियरी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो है सेल्फ सिस्टम और दूसरा है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। यहाँ पर आत्मतंत्र की बात हो रही है और यहाँ पर रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात हो रही है। इन दोनों पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन करके देखना, तो बेंडूरा जी यहाँ पर ये मानते थे कि एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और दोहरा कर बार बार दोहराया जाएगा तो वो बिहेवियर वो करना सीखता है, ठीक है। जैसे कि घर में मान लो कि मम्मी पापा पूरे दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, बच्चा जो है वो बच्चा शांत है, ठीक है, उसके नेचर में नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन उसके आसपास के लोग अगर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं ना तो बच्चा भी वैसा बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं मतलब एडवाइस लेने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए, तो वहां पर मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स ये थी, क्योंकि टैरोट कार्ड के माध्यम से बहुत सारे लोग मेरे से रीडिंग करवाते हो और उसकी वजह से पता चलता है कि वो लोग खुद में बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। और उसका जो मैंने रीजन देखा है ना अपने जो ये टैरोट कार्ड की रीडिंग के थ्रू, तो वहां पर मुझे पता चलता है कि उसके आसपास जो लोग रहते हैं ना वो नेगेटिविटी वाले हैं, मतलब उनकी थॉट नेगेटिव है। तो जिनके अगर आप नेगेटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप भी वैसे बन जाओगे, आप भी वैसा बिहेवियर करोगे। वो बोलते हैं ना जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग, है ना, जिस तरीके का संग आप अपनाओगे वैसा ही रंग आप पे लग जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि जो आप देख रहे हैं, जो जिसको आप दोहरा रहे हो, वो ही चीज आपके बिहेवियर में आती है, ठीक है। और इसी को मॉडलिंग कहा जाता है। अब ये मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पर बेंडूरा ने मॉडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन किया है जो मॉडलिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है, यानी कि जो मॉडल का जो बिहेवियर है उसकी नकल करने की प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि इन विशेषताओं में मॉडल और लक्ष्य के बीच समानता, ठीक है, जो मॉडल है और जो गोल है उसके बीच में समानता। गोल के संबंध में मॉडल की जो आयु और जो लिंग थी, ठीक है, मॉडल का जो लेवल था, स्तर था और प्रतिष्ठा थी, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पर देख लेते हैं, मॉडल एंड टारगेट, ठीक है, दोनों सेम थे। फिर यहाँ पर सिमिलैरिटी देखने को मिली थी, एज और जेंडर में भी सिमिलैरिटी रखी गई थी, ठीक है। टारगेट के लिए लेवल और प्रेस्टाइज जो प्रतिष्ठा जिनको बोलते हैं वो, और मॉडल द्वारा किया गया बिहेवियर, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित थी ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। जब मॉडल कोई जटिल व्यवहार करता है तो लक्ष्य सामान्य व्यवहार की तुलना में उसका कम अनुकरण करता है, ठीक है ना। जो गोल लगाया जाता है वो नॉर्मल बिहेवियर की तुलना में कम क्या करता है, अनुकरण करता है, यानी कि इमिटेट करता है। चलिए अब यहाँ पर ऑब्जर्वर जो हैं, बच्चे हैं जो देख रहे हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, तो इसमें एक तो सेल्फ लेक कॉन्फिडेंस, ठीक है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की यहाँ पर कमी होती है बच्चों में, ठीक है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, सेल्फ स्टीम उनके अंदर नहीं होती है, तो वह मॉडल की व्यवहार की अधिक नकल करते हैं क्योंकि उनको खुद पे तो भरोसा है नहीं। तो वो जो सामने वाला दिखाएगा, आप ही देखो ना, अगर आप किसी पे डिपेंडेड हो, है ना, तो सामने वाला जो कहेगा वही आप करने वाले हो, जो देखोगे वही करने वाले हो, है ना। लेकिन जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, खुद से इंडिपेंडेंट है, तो आप दूसरों के बारे में सोचने वाले भी नहीं, दूसरों के बिहेवियर को देखने वाले भी नहीं, दूसरे क्या करते हैं वो भी नहीं देखोगे, है ना। तो यहाँ पर वही वाली बात है, कल ही पढ़ा था ना पेपर 1 में, सेल्फ इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिपेंडेंस वाली चीजें, है ना। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि भाई अगर बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है,
कम है ना, सेल्फ स्टीम भी कम है, तो उसकी वजह से वो दूसरों का नकल ज्यादा करता है। और इसी तरह जिन व्यक्तियों को पहले दूसरे के व्यवहारों की नकल करने के लिए पुरस्कृत रिवॉर्ड दिया गया था, वे मॉडल की अधिक नकल करते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से। चलिए अब आते रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के पुरस्कार परिणाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडलिंग की जो प्रोसेस थी, मॉडल के व्यवहार की नकल करने के बाद मिलने वाले पुरस्कार पर निर्भर करती थी। बंडूरा के अनुसार ये घटक जो है वो दो घटकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। उनके अनुसार एक व्यक्ति एक प्रतिष्ठित मॉडल के व्यवहार की नकल करता है, लेकिन इस अनुकरणीय व्यवहार के बाद व्यक्ति को कोई रिवॉर्ड या कोई रचनात्मक लाभ नहीं मिलता है, तो वो प्रतिष्ठित मॉडल का भी मॉडलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना। अगर आप किसी को रोल मॉडल मान रहे हैं, ठीक है, अगर उसको मान लो कि एक एग्जांपल बना के देती हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। मान लो कि कोई एक्टर है जिनको आप, कोई एक पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है, और आप उनको रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है। आप और आपके दोस्त दोनों लोग उनसे मिलने गए। क्या हुआ, आप और आपके दोस्त दोनों ही ये जो रोल मॉडल है ना, उनको मिलने गए। अब हुआ ये कि इन्होंने ना आपके दोस्त को हाय हेलो कहा, ठीक है, लेकिन आपको नहीं कहा। आप भी उनके फैन थे, ठीक है, ये भी उनका फैन था, लेकिन इन्होंने सिर्फ इनको ही हाथ मिलाया, आपको नहीं मिलाया। समझ रहे हो ना। तो फिर यहाँ पर ये जो जिनको हाथ मिलाया वो तो उसके लिए बहुत अच्छा इंसान बन गया है ना, तो वो इसका अनुकरण करेगा, इसके बिहेवियर का, लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये थोड़ा सा ईगोस्टिक पर्सन लगा, है ना, कि ईगोस्टिक पर्सन है, इसी वजह से उसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन मेरे दोस्त से मिलाया। तो यहाँ पर यही बात है कि चाहे कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, है ना, लेकिन रिवॉर्ड जो है ना वो यहाँ पर प्रभाव डालता है। चाहे कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लेकिन अगर रिवॉर्ड या कोई रचनात्मक लाभ न दिया जाए इन बच्चे को, तो वो बच्चा उन बच्चे पे उस मॉडल का कोई भी, वो मॉडल जिस तरीके से कार्य करता है उसके कार्यों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लर्न जरूर करेगा, समझ रहे हो ना, लर्न जरूर करेगा, लेकिन उस पे वो वैसा शो नहीं करेगा, उसके जैसा बनेगा नहीं, देखेगा जरूर उसके बिहेवियर को, ठीक है ना, ये वाली बात है। चलिए अब ऑब्जर्वेशन लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में समझते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग की जो पूरी प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर 4 स्टेजेस में ये जो प्रोसेस पूरी होती है। पहली है अटेंशनल प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, बिहेवियरल प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, इसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस या रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। मोटिवेशनल प्रोसेस, ये जो 4 यहाँ पर लेवल दिए गए हैं, उन्हीं 4 स्टेजेस में ये पूरी प्रोसेस होती है। अटेंशन प्रोसेस जो है वहां पर क्या होता है, स्टिमुलस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। बच्चों ने उस मूवी को देखा, मूवी में दिखाए गए जो भी स्क्रीन थी, जो भी सीन थे, उस सीन पे फोकस किया बच्चों ने। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो सीन उन्होंने देखा उसको अपने, उसमें जो जो चीजें बताई गई थी, अग्रेसिवनेस जो भी बताई गई थी, उनको उन्होंने रिटेंशन किया, यानी कि रिस्टोर किया और रिहर्सल भी किया, है ना। तो यहाँ पर इमेजिनली वर्बली स्टोर किया उस चीज को, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस या बिहेवियरल प्रोडक्शन प्रोसेस, यहाँ पर बच्चों ने जो फिल्म पूरी होने के बाद परफॉर्म किया, वो किस बेसिस पे किया परफॉर्म, अपने कॉग्निटिव रिहर्सल की वजह से। उन्होंने अपने माइंड में, अपने ब्रेन में उसको स्टोर करके रखा था, है ना, कि इस तरीके से ये मॉडल जो था वो इस तरीके से बोबोडोल को मार रहा था, पीट रहा था, वो सारे सीन उन्होंने सेव करके रखे थे और उसी के हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया। बात हुई मोटिवेशनल प्रोसेस की, तो यहाँ पर रेइनफोर्समेंट दिया गया सेकंड फेज में,
है ना। तो पहले फेज में परफॉर्म किया गया अलग अलग ग्रुपों के द्वारा, अलग अलग 2 ग्रुपों ने सेम यहाँ पर मतलब कि परफॉर्म किया। सेम तो नहीं कह सकते, ग्रुप 1 ने जो बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस बताई, ग्रुप 2 ने बिल्कुल भी नहीं बताई, ग्रुप 3 ने थोड़ी सी अग्रेसिवनेस बताई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो परफॉर्म किया गया वो क्या था, उन्होंने जिस तरीके से स्टोर किया था चीजों को उसी के वे में हुआ, ठीक है। और फिर रीइंफोर्समेंट सेकंड फेज में दिया गया ताकि सारे बच्चे ने वो अग्रेसिवनेस समान रूप से दी। समझ आए ना, वो वाली बात है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर मोरल कंडक्ट है, मोरल रूल्स और फैकल्टी फॉल्टी कॉग्निटिव प्रोसेस जो है, जैसे कि सारे लड़के धोखेबाज होते हैं, ठीक है, उस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं सोशल लर्निंग थियरी की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ये आपको सीक्वेंस याद रखने, सीक्वेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी सीक्वेंस नहीं पूछे गए थे, हाँ सीक्वेंस ही थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। लेकिन ये अटेंशन से पहले क्या आएगा, कोई बताएगा? अटेंशन से पहले क्या आएगा? आप जिस उद्दीपक पे जो स्टिमुलस है उस पे फोकस कर रहे हो, उससे पहले क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? अटेंशन से पहले कुछ आ सकता है आपके दिमाग में, सोचे तो। वैसे ये फर्स्ट स्टेज ही बताए गए हैं, ठीक है, प्रोसेस के। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको ये पूछूं कि अटेंशन से आगे कुछ हो सकता है किसी का दिमाग चल रहा? बताओ भी, अरे बोलो भी, बोलने के पैसे नहीं है। हमारे यहाँ गुजराती में एक सॉन्ग है, बोलो तो बोलने के पैसे भी नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा। थियरी ऑब्जर्वेशन बेस है, तो ऑब्जर्वेशन तो करोगे ना भाई, देखोगे। थियरी का बेस ही है कि देख के सीखते हैं बच्चे, है ना। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, देखते ही वो उस चीज को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना, उसको उस पे फोकस कर पाते हैं। फोकस करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। नहीं ध्यान नहीं आएगा, मेरी ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फीडबैक देते हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या आएगा, मोटिवेशन, रिवॉर्ड दिया जाता है, रेनफोर्समेंट दिया जाता है। यस, अरे मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और लास्ट में मोटिवेशन, ठीक है। चलिए अटेंशनल प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। विषय मॉडल पे क्या करते हैं, जो भी बच्चे हैं वो मॉडल पे पूरा ध्यान देते हैं, ठीक है। मॉडलिंग की प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होती है जब तक कि व्यक्ति मॉडल के प्रासंगिक और उचित संकेतों पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। देखा ना, यहाँ पर जब तक फोकस नहीं करते हैं ना पूरी तरीके से बच्चे, तब तक ये शुरुआत नहीं होती है मॉडलिंग की प्रोसेस की, ठीक है। उसको जो भी रिलेवेंट चीजें हैं, जो अप्रोप्रिएट क्यूज है ना, संकेत है, उस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा, उस पर ध्यान जाना पड़ेगा, मतलब ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि बोबोडोल को देखना, जो मॉडल जो है बोबोडोल के साथ जो कुछ कर रहा है बिहेवियर, वो एक एक छोटे छोटे बिहेवियर को देखना पड़ेगा, और जो भी उचित उत्तेजनाओं का चयन नहीं करता है। देखो, जब तक आप ध्यान नहीं देते हैं, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करते हो जो भी चीजें स्टिमुलस को, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्टिमुलस को, तब तक आपकी ये मॉडलिंग की प्रोसेस शुरू नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अटेंशन बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है व्यक्ति मॉडल पर किस हद तक ध्यान देता है, ये उम्र, उसकी लिंग, मतलब कितने साल का है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वैसे ये जो फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए देखो, ये जो अगर आप ना मास्टर भी कर रहे हैं, जो लोग बच्चे आपके आसपास के मास्टर भी कर रहे हैं ना, अगर उनको ये सब कुछ पढ़ने में आता है ना, साइकोलॉजी में थियरी, तो वो लोग अपने जो ऐसे टाइप के आंसर आते हैं ना लिखने के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, तो वहां पर भी वो इस थियरी को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे,
ठीक है, आपको किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर लाया है। ठीक है, कोई एक बुक में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा कोई भी बुक लोगी तो। ठीक है, चलो रिटेंशन प्रोसेस की बात करते हैं। अब क्या होगा, जो अटेंशन किया अपनी चीजों को, जो देखा समझा, उनको अब आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ठीक है, उसको याद रख रहे हो, उसको अपने दिमाग में बना रहे हो, अपनी मेंटल प्रोसेस में उसको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, चीजों को रिमेम्बर करने के लिए, ठीक है, रिटेन करने के लिए। तो यहाँ पर याद करने के लिए आप उसको मतलब इमेजेस के थ्रू या किसी भी तरीके से आप उसको वर्बल थ्रू आप उसको क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने स्टोर कर दिया, फिर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि व्यवहार में जो भी सीखा है ना, वो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, लास्ट है मोटिवेशनल प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से मोटिवेशनल जो है वो चीजें काम करती है ना। अगर किसी को परफॉर्म करवाना है तो मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन हाँ लर्न करना है तो लर्निंग के लिए मोटिवेशन इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेंडूरा के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के रीइंफोर्समेंट होते हैं। ठीक है, इन्होंने रीइंफोर्समेंट को 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में बताया है। किसने, बेंडूरा ने। तो ध्यान रखिएगा, रीइंफोर्समेंट के टाइप्स कभी पूछे गए और बेंडूरा के अकॉर्डिंग पूछे गए तो आपको आंसर उसी तरीके से करना है। ठीक है, ऑप्शन के बेस पे समझता है कि भाई यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है तो ये जो क्या बेंडूरा के जो 2 टाइप्स है वो यहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए। अगर स्किनर ने जो दिए थे उसके अकॉर्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए स्किनर ने जो दिए थे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिए थे ना, तो वो अलग थे और यहाँ पर वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो दो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की बात की गई, एक तो है आपका वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट और दूसरा है यहाँ पर सेल्फ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये 2 है। अब वाइकेरियस का मतलब क्या होगा, वाइकेरियस का मतलब होगा कि आप ना उसके जैसा प्रतिरूपी, ठीक है ना, चीजें आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के रूप में देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि ग्रुप, यहाँ पर हम ग्रुप 2 नहीं लेंगे, ग्रुप 3 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ग्रुप 2 कर दूंगी मैं, क्योंकि मैंने 1 2 3 ग्रुप इस तरीके से रखे। ठीक है, अब देखो वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पहले उसको समझ। जब कोई व्यक्ति देखता है कि किसी मॉडल के माध्यम से एक निश्चित व्यवहार करने से उसे प्रतिरूपी सुदृढ़ीकरण मिलता है। ठीक है, उसको क्या मिलता है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, तो व्यक्ति ऐसे प्रबलित व्यवहार को देखकर ही ऐसा व्यवहार करना सीख जाता है। अभी यहाँ पर हमारी स्टोरी में क्या हुआ था, 1 2 3 ये जो सिनारियो था, है ना। अब यहाँ पर क्या था, रिवॉर्ड दिया गया था। हाँ, यहाँ पर नो रिवॉर्ड, यहाँ पर पनिशमेंट दी गई थी। ठीक है, ये पनिशमेंट है और ये नो रिवॉर्ड और नो पनिशमेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ग्रुप 3 के बच्चे जो है ना, उन्होंने भी आक्रामकता दर्शाई थी। क्यों दर्शाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो रिवॉर्ड दिया गया था ना, उनको यहाँ पर पता चला था कि भाई यहाँ पर मॉडल को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ये जो ग्रुप 1 वाले हैं उनके जैसा बिहेवियर इन्होंने भी किया, भले ही थोड़ा सा किया, है ना, थोड़ी सी आक्रामकता दर्शाई, लेकिन दर्शाई तो सही ना। ग्रुप 2 वालों ने तो बिल्कुल नहीं दिखाई थी, लेकिन ग्रुप 3 वालों ने थोड़ी सी भी आक्रामकता दिखाई थी। तो ये जो उन्होंने ग्रुप 1 वालों का देखकर जो उन्होंने प्रतिक्रिया की है, जो उन्होंने आक्रामकता दिखाई है, उसको बोलते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। क्या है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, मतलब वो मॉडल को रिवॉर्ड दिया जा रहा है और उसकी वजह से उनको भी लगता है कि हमें भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना। तो उसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी वजह से ये बच्चे जो है वो वैसा बिहेवियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 वाले भी आ जाएंगे, है ना,
वन वाले भी आएंगे, क्योंकि वो भी तो आक्रामकता दिखा रहे हैं, उनको भी ये लगता है ना कि इनको रिवॉर्ड दिया गया है तो मुझे भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब वाइकेरियस पनिशमेंट में क्या होगा? वाइकेरियस पनिशमेंट में वो ग्रुप 2 वाले जो पनिशमेंट वाले थे उनको क्या लगता था कि अगर मैं ऐसा बिहेवियर करूंगा या करूंगी तो ये जो मॉडल को पनिश किया गया है वैसे मुझे भी पनिश किया जाएगा। तो इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पनिशमेंट की वजह से वो शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो बिहेवियर को, तो उसको बोलते हैं वाइकेरियस पनिशमेंट। मतलब किसी का देखना, वाइकेरियस का मतलब किसी को देखकर अपना बिहेवियर करना है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ आ रहा है ना सबको? एक और बात याद रखिए कि ये जो वाइकेरियस जो है ना, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट है ना, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट हो या पनिशमेंट हो, उससे ना लर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लर्निंग तो सबकी होगी, लर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लर्निंग तो सबकी होगी, लर्निंग तो सबकी होगी। ठीक है, बस परफॉर्म करने में वहां पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, वाइकेरियस रेनफोर्समेंट हो या वाइकेरियस पनिशमेंट हो, उससे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, लेकिन लर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लर्न तो सारे बच्चे किए, लर्न तो है ना, सारे बच्चों ने किए। चलो अब सेकंड जो है सेल्फ रेनफोर्समेंट। सेल्फ रेनफोर्समेंट कब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में आत्मसंतुष्टि और गर्व महसूस करता है। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, वो अपने आप पर प्राइड फील करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ रे-इन्फोर्समेंट। जैसे कि मेरी खुद की ही बात करूं, आप लोगों की जो क्लास लेती हूँ, आप लोगों को वो सिखाती हूँ, आप लोग सक्सेस होते हैं, तो उससे ना मैं आत्मसंतुष्टि प्राप्त करती हूँ, मुझे ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होता है, मेरी सेल्फ को सेटिस्फेक्शन फील होता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया है ना, मेरी सूल ने कुछ अच्छा काम किया है, मेरी सूल इस दुनिया में जिस वजह से आई है, जिस वजह से जो दर्द दुख उसको सहने हैं, उस दुख दर्द से वो मुक्त हो रही है। समझ रहे ना, जब भी कोई सूल यहाँ पर इस धरती पे आती है किसी के बॉडी में एंटर करके, तब समझ जाना है कि उसको अपने दुख दर्द का हिसाब किताब रखना होता है। अपने कर्मा को कंप्लीट करने के लिए ही हमारी सूल जो है ना वो इस धरती पे आती है। और जब आप अच्छे कार्य करते हो ना, तो अब आपकी जो सूल है ना उसके दुख दर्द जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं, है ना, बिना स्वार्थ के कोई काम करने लग जाते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी सोल सेटिस्फाइड होती है। ठीक है ना, चाहे भले ही आपको फाइनेंशियल वे में कुछ गेन हो ना हो, है ना, भले ही आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होता हो ना हो, लेकिन यहाँ पर सवाल आपकी सूल का है। अगर आपकी सूल के लिए आप कुछ करना चाहो ना, तो आपको जरूर ये करना चाहिए। मैं जो भी क्लासेस आपके लिए ले रही हूँ, आपके लिए जो टाइम निकाल रही हूँ, अभी ऐसा नहीं कि मैं ही अकेली आपके लिए ये टाइम निकाल रही, मेरी पूरी फैमिली आपके लिए टाइम निकाल रही, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरा जो भी काम है, घर का काम है, उनमें भी मेरी हेल्प करती है मेरी फैमिली, तो मुझे अंडरस्टैंड भी करती है, मुझे काम होता है तो वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करती है। आप लोग देख पा रहे हैं ना कि जब मैं क्लास लेती हूँ कितने घंटे तक बैठती हूँ, तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। तो ये उनकी सूल का भी यहाँ पर हिसाब किताब हो रहा है, उनकी सूल भी यहाँ पर अपने दुख दर्द को क्या कर रही है, कम कर रही है। मेरी वजह से उनकी सूल को भी, उनकी सूल के भी दुख दर्द कम हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो भी तो भले ही वो डायरेक्ट वे में आपको हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो हेल्प हो ही रही है ना आपकी, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाती। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और अगर आपकी सेल्फ सेटिस्फाइड होगी तो आपको अपने आप पे गर्व होगा, अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि हाँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, है ना। एक आत्मसंतुष्टि मिलना वो कोई छोटी सी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना,
उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए अब आती है दूसरी, इन्होंने जो बात की थी, ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियोरी जो है उन्होंने वो दिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने और भी दिया था, और ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट वो दिया था उसके अंदर उन्होंने रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात की है। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। उन्होंने इसके अंदर 3 फैक्टर की बात की है। एक तो है पर्सन, दूसरा होता है बिहेवियर, और तीसरा होता है एनवायरनमेंट। ये तीनों के तीनों जो फैक्टर होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीनों के तीनों, जो पर्सन है वो बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है और एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। बिहेवियर जो है वो पर्सन को भी इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट जो होता है वो बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है और पर्सन को भी इफेक्ट करता है। मतलब ये तीनों ना, इन तीनों का प्लस कर दो, P प्लस B प्लस E कर दो, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म यानी पारस्परिक नियतिवाद बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया हुआ, तो इसको मिक्स मत कर देना ऑब्जर्वेशन लर्निंग थियरी के साथ। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर का सेल्फ रेगुलेशन, खुद के बिहेवियर को बिहेवियर को खुद से आपको कंट्रोल करना। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, है ना। अपनी तरीके से उसको चलाना, अपने तरीके से उसको अंडरस्टैंड करके उसको समझना, और उसको जो भी बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना। तो किसी व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार का मैनेजमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो सोशल कॉग्निटिव थियरी के अंदर ही आता है। ठीक है, और इसके अंदर ये डिटर्मिनिज्म जो है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, उसके अंदर 3 फैक्टर जो है, कॉग्निटिव फैक्टर है जो पर्सनल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कॉग्निटिव फैक्टर को ही पर्सनल फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है यहाँ पर बिहेवियर फैक्टर। देखो कॉग्निटिव फैक्टर में आपका नॉलेज आ जाएगा, पर्सन जो है, पर्सन की बात हो रही है ना, तो जो भी व्यक्ति है उसकी पर्सनल नॉलेज क्या है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है ना, उसकी क्या उम्मीदें हैं, उसका क्या एटीट्यूड है, क्या दृष्टिकोण है उसका, वो सारी चीजें इसमें आएगी। बिहेवियरल फैक्टर में क्या आएगा, जो व्यक्ति है उसका स्किल क्या है, उसकी स्किल कैसी है, प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कैसी है, सेल्फ एफिकेसी क्या है, ये सारी चीजें इसमें आएगी। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर में सोशल नॉर्म्स हो गए। ठीक है, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स बनाए गए, रूल्स रेगुलेशन, वो आ जाएंगे। एक्सेस इन कम्युनिटी को कम्युनिटी में एक्सेस करना। फिर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स पे इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, दूसरों पर प्रभाव डालना, ये सारी चीजें एनवायरमेंट में आएगी। अगर टीचर की पर्सपेक्ट से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो कॉग्निटिव फैक्टर होते हैं, बिहेवियर फैक्टर होते हैं। तो टीचर कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन देता हो वैसा होना चाहिए। टीचर का खुद पे कंट्रोल होना जरूरी है, लोकस ऑफ कंट्रोल भी जरूरी है, टीचर हो या स्टूडेंट हो, ये सब में होता है। ठीक है ना। फिर सेल्फ एफिकेसी भी होना, स्वप्रभावकारिता होना भी जरूरी है, जो कि सेल्फ प्रभावकारिता जो है वो आपकी किस में आएगी, बिहेवियर फैक्टर में आएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कॉग्निटिव फैक्टर में क्या आएगा और बिहेवियर फैक्टर में क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की बात आती है, अपने आप को कंट्रोल करने की बात आती है, तो वो जो कंट्रोल करने की प्रोसेस कहाँ से होती है, कॉग्निटिव लेवल पे होती है। ठीक है ना। तो ये जो संज्ञानात्मक, जिनको बोधात्मक चीजें बोलते हैं, वहीं से होती है। मोटिवेशन भी वहीं से होती है, मेंटल प्रोसेस जहां से होती है वो तो कॉग्निटिव फैक्टर में आएंगी। बिहेवियर में जब आप बिहेवियर कर रहे हैं तो स्वप्रभावकारिता जो है वो कहाँ पे आएगी, बिहेवियर फैक्टर में आएगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की जो बात की है इन्होंने, उसके बारे में समझते हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है, तो यहाँ पर इसका जो श्रेय है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका श्रेय अल्बर्ट बांडुरा को दिया जाता है। ठीक है, जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है
व्यक्तिगत कारक जैसे कि उसका विचार हो गए, उसके थॉट हो गए, उसका बिलीफ सिस्टम हो गया, और जो भी एनवायरमेंटल प्रभाव है, ठीक है, वो सभी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, निरंतर लूप में बातचीत करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत कंटिन्यूस लूप में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कंटिन्यूस लूप में बातचीत करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक कारक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो मैंने बताया ना कि एनवायरमेंट है वो बिहेवियर पर भी इफेक्ट करता है और पर्सन पे भी करता है। पर्सन जो है वो बिहेवियर पर भी इफेक्ट करता है, एनवायरमेंट पे भी करता है। एनवायरमेंट जो वो है पर्सन पे भी करता है, बिहेवियर पर भी करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित हो सकता है, जिससे एक गतिशील परस्पर क्रिया बनती है जो हमारे कार्य और अनुभव को आकार देती है, ठीक है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात करें, उसमें बिहेवियर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर बिहेवियर से रिलेटेड बात होगी, ठीक है ना, क्योंकि बिहेवियर फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया और सामाजिक उत्तेजना जैसे पर्यावरणीय कारकों के माध्यम से प्रभावित होता है। व्यक्ति बिहेवियर करता है, ठीक है ना। व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है और जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कोई बच्चा इसलिए बुरा व्यवहार करता है क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एनवायरमेंटल कारक हो गए, है ना। और हो सकता है कि स्कूल के अंदर जो उसके साथ बच्चे हैं वो सारे बच्चे मतलब अच्छा बिहेवियर उसके साथ नहीं कर रहे, तो उसी वजह से वो बच्चा भी अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, शिक्षक बच्चे को डांटता है। अगर बच्चा जो है वो बुरा व्यवहार करता है तो टीचर उससे डांटेगा, जिसके कारण बच्चा और बुरा व्यवहार कर सकता है ना, और ज्यादा बुरा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्किल, प्रैक्टिस, सेल्फ एफिकेसी, ये सारी चीजें इसमें आएगी, बिहेवियर फैक्टर में आएगी, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर में आसपास का जो भौतिक वातावरण है ना, सामाजिक वातावरण है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। तो विशेष रूप से लोग किस तरह मौजूद है ना, या अनुपस्थित है, और इन लोगों के क्या ओपिनियन है, उनके क्या बिलीव्स है, उनके क्या एटीट्यूड्स है, उनके क्या आइडियाज है, वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पर सोशल नॉर्म्स हो गए, एक्सेस इन कम्युनिटी हो गए, इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, ठीक है, दूसरों पर प्रभाव, अपने वातावरण को बदलने की क्षमता, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में आएगी। आसपास का एनवायरनमेंट, चाहे वो सोशल हो चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, ठीक है ना। पर्सनल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल फैक्टर के अंदर क्या आएगा, व्यक्ति का खुद की बातें आएंगी, व्यक्ति के अंदर की बातें आ जाएंगी, है ना, कि व्यक्ति की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है, वो एक यूनिक पर्सनालिटी है, ठीक है। हर एक पर्सन जो होता है ना उसके अंदर एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, एक जैसी पर्सनालिटी सभी में नहीं होती है, कुछ तो ऐसा होता है जो सबसे आपको अलग करता है ना, यूनिक पर्सनालिटी होती है। तो ये सारी चीजें पर्सनल फैक्टर में आएगी। एक्सपीरियंस हो गए व्यक्ति के, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आते हैं, दूसरा है सेल्फ एफिकेसी, जिसको हम स्वप्रभावकारिता बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं तो इससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति की अपनी क्षमता में विश्वास है, मतलब किसी व्यक्ति को, आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है ना। काफी सारे बच्चे बोले मैम मैं तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी, मैम मुझे तो डर लग रहा है। ये डर क्या है यार, ये डर ये है कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आपको खुद पे बिलीव नहीं है। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई खुद पे बिलीव करो, ठीक है। आपको अगर अपने आप पे बिलीव नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति की अपनी क्षमता में कितनी विश्वास है, अपनी एबिलिटी पे, अपनी कैपेसिटी पे उनको कितना विश्वास है वो देखा जाता है, जो विशिष्ट प्रदर्शन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवहारों को निष्पादित करने की क्षमता रखता है। अगर आपकी बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा है, आपको अपनी जो भी क्या बोलते हैं, अपनी कैपेसिटी पे अगर आपको बिलीव है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आप अच्छा व्यवहार कर पाओगे, बिहेवियर आपका अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, तो फिर आप अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी किसी व्यक्ति की अपनी जो मोटिवेशन, खुद की सेल्फ मोटिवेशन,
अपना खुद का बिहेवियर, सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता में विश्वास को दर्शाती है। भाई लोग क्या कहते हैं, चार लोग क्या कहेंगे उसके बारे में नहीं सोचोगे आप, ठीक है। जब आपकी सेल्फ एफिकेसी अच्छी होगी ना तो आप लोग क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं सोचोगे। मुझे क्या करना है और किस तरीके से लोगों का मुंह बंद करना है वो उस पे आपका ध्यान जाएगा, ठीक है ना, उस पे आपका ध्यान फोकस होगा। अगर आप फेल हो रहे हैं, समाज के 2-4 लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं, तो ऐसा काम करो ना कि उनका मुंह बंद हो जाए। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे तो दूसरे आप पे कैसा भरोसा करेंगे बताओ। खुद पे भरोसा करो, फिर जाके दूसरों पे भरोसा करने की सोचो और दूसरों से भरोसा जीतने की सोचो, है ना। चलो उसके बाद यहाँ पर बांडुरा जी ने हाइपोथाइज किया था कि सेल्फ एफिकेसी जो है ना वो व्यक्ति की जो भी एक्टिविटीज है, एफर्ट है, परसिस्टेंस है, ठीक है, दृढ़ता है, उसके चुनाव को प्रभावित करती है। जिन लोगों में किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए कम आत्म प्रभावकारिता होती है वे इससे बच सकते हैं, जबकि लोग मानते हैं कि वे सक्षम हैं, उनके भाग लेने की संभावना सबसे ज्यादा अधिक होती है। यहाँ पर आपको समझ आया इनकी थियरी से, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझो तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 था, है ना, और ग्रुप 3 था। ग्रुप 1 वालों को रिवॉर्ड दिया गया था ना, तो वहां पर उनकी सेल्फ एफिकेसी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस थे, बहुत ही अपने आप पे उनको बहुत ही बिलीव था, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने ये बिहेवियर किया। जब इन्होंने ये बिहेवियर किया तो उसका मतलब है कि इनके अंदर सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। ग्रुप 2 वालों में बिल्कुल भी सेल्फ एफिकेसी नहीं थी, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था। उनको डर था कि पनिश किया गया तो हमें भी पनिशमेंट दिया गया तो ये हुआ तो वो हुआ तो, समझ रहे ना। तो उसी वजह से इनके अंदर जो सेल्फ एफिकेसी कम थी ना, इसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, वो कार्य नहीं कर पाए कम। और यहाँ पर कम किया गया कार्य ग्रुप 3 के थ्रू, तो वहां पर सेल्फ एफिकेसी क्या थी, कम थी। यहाँ पर ज्यादा थी, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, और यहाँ पर कम थी, समझ रहे ना। तो इस तरीके से सेल्फ एफिकेसी जो है वो यहाँ पर आपके बिहेवियर पे, आपकी जो भी एक्टिविटीज है उन पे कुछ ना कुछ तरीके से इफेक्ट करती है। अब 2 टाइप की सेल्फ एफिकेसी होती है। एक तो एफिकेसी एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, और आउटकम एक्सपेक्टेंसी, ये 2 टाइप की होती है। एफिकेसी एक्सपेक्टेंसी में क्या होगा, ये विश्वास है कि कोई व्यक्ति किसी खास परिणाम को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवहार या कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। उसको बिलीव है अपने ऊपर कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये ऐसी एक्सपेक्टेंस रख सकता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आउटकम एक्सपेक्टेंसी में क्या होगा कि कोई व्यक्ति किसी खास व्यवहार को करने से निश्चित रूप से एक निश्चित परिणाम प्राप्त करेगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की प्रभावकारिता प्रत्याशा उच्च है, हाई है, तो उसके अंदर उसका जो आउटकम एक्सपेक्टेंसी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी, सर्टेन होगी, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति कड़ी मेहनत करेगा और लक्ष्य तक पहुंचने तक अपने प्रयास जारी रखेगा। लेकिन किसी की सेल्फ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है, तो उसका जो आउटकम एक्सपेक्टेंसी है ना वो क्या हो जाएगा, इनसर्टेन हो जाएगा, और उसी वजह से वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। सिंपल वर्ड में समझाती हूँ कि अगर आपको अपने बिलीफ पे, अपने आप पे ट्रस्ट है कि आप नेट जेआरएफ कर पाओगे, है ना, तो यहाँ पर आप आउटकम भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेक्ट करते हो ना कि हाँ मेरा नेट जेआरएफ हो ही जाएगा, है ना। ये आउटकम आपका एक्सपेक्टेंस है क्योंकि आपको अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे विश्वास है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा से ज्यादा गोल तक पहुंचने की प्रयास करोगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत हार्ड एग्जाम होती है, अभी खुद पे भरोसा नहीं है, और खुद पे भरोसा नहीं है इसलिए उन्होंने आउटकम भी कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरे से नहीं होगा, मेरा नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं होगा, ये आउटकम उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो वहां से स्टक हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे,
ठीक है, उनको समझ नहीं आएगा, उनको फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब फील होगा। दिस इज क्लियर यहाँ पर। चलिए, सेल्फ एफिकेसी के बारे में अगर आगे बात करें तो बांडूरा ने कहा है कि एफिकेसी एक्सपेक्टेंसी जो है ना, दो एक्सपेक्टेंसी जो हमने देखी, एफिकेसी और आउटकम, ये आउटकम परिणाम से रिलेटेड है, ये आपके बिलीव सिस्टम से, ठीक है, कि आपको विश्वास है कि आप ये काम सफलतापूर्वक कर पाओगे, और यहाँ पर आपको आउटकम भी पता है, आप आउटकम भी एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो एफिकेसी एक्सपेक्टेंसी है ना, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका, प्रभावकारिता का, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी का। एक सेकंड, ठीक है, हाँ। तो ये अनुकूलनशीलता का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपके अंदर एफिकेसी एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी ना, तो आप सभी जगह एडेप्टेबल होंगे, ठीक है, मतलब आप अनुकूल हो जाओगे, सिचुएशन जैसे चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन उस सिचुएशन में आप अपने आप को ढाल दोगे। जैसे कि एक मूवी आई थी ना, 12th फेल, जिन्होंने देखी वो होगी उनको पता है, ठीक है, मैंने काफी सारे बच्चों को शेयर की थी 12th फेल। उसमें भी यही था ना, उसकी एफिकेसी एक्सपेक्टेंसी जो थी ना वो अच्छी थी, है ना, और इसी वजह से उसको मतलब सड़क पे भी पढ़ाई करनी पड़ी उसको, जो आटा पीसने की जो घंटी होती है वहीं पे जाके भी उसको पढ़ाई करनी पड़ी, सारे सिचुएशन में उसने अपने आप को डाल लिया था, तो उसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए, अब ये थियरी हमारी कंप्लीट हो गई, सोशल कॉग्निटिव थियरी। आई होप आपको समझ आया होगा, पूरी थियरी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। देखो, इतनी डिटेल्स में शायद ही कोई पढ़ाता होगा, मुझे नहीं पता कोई पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, लेकिन हाँ, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि सारी थियरी आपके सामने एक बहुत अच्छी तरीके से पेश करूं, ताकि अगर आप कहीं पर भी उसके एजे टाइप भी कुछ भी लिखना है ना, तो आप अच्छी तरीके से इसको लिख पाओ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन को करके एक ही क्वेश्चन डाला है, इस बार पूछा गया है 2024 में दिसंबर में। तो इस क्वेश्चन को करो, फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, और कल और नई थियरी लिख कर आऊंगी, ठीक है। चलिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये बात फैलाने की कोशिश करिए कि भाई साइकोलॉजी की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि काफी सारे बच्चे को नहीं पता होगी। तो प्लीज कृपया करके आप बता देना, आपके आसपास जो भी साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं, या कोई एमए कर रहा है, बीए कर रहा है ना, उनको भी बताना, वो उन लोगों को भी ये काफी फायदेमंद रहेगा। चलिए, फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है उसके यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना। चलिए, फटाफट से आंसर करिए यार, इतना देर मत लगाइए, कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन, अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, मैंने आपको ट्रिक के साथ समझाया है। चलो, कोई है कि नहीं आंसर करने वाला, या फिर मैं खुद ही दूं? चलो कोई ना, मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, है ना, OARRM दी थी अभी ट्रिक, तो वही तो बात है यार। लर्निंग प्रोसेस की ये सीक्वेंस पूछा हुआ है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के, है ना। क्यों गलत कर रहे हो किरण, बताओ गलत क्यों कर रहे हो? मैंने अभी तो बताया यार, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है उसकी सीक्वेंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, तो सी तो सब में ही है, तो उसको किसी को एलिमेंट नहीं करना है। उसके बाद अटेंशन आएगा, तो बी जहां पर है उसको रखो, बाकी को हटा लो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, रिटेंशन, अटेंशन के बाद रिटेंशन, तो सॉरी रिटेंशन को कहाँ हटा रही हूँ, रिटेंशन आएगा, ठीक है। अटेंशन के बाद रिटेंशन आएगा, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन। रिटेंशन ई कहाँ पर है,
तो यहाँ पर है तो एक वाला निकल गया। रिटेंशन के बाद रिप्रोडक्शन आएगा, रिप्रोडक्शन डी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या बना, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में मोटिवेशन आएगा। शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होगा, एंड आपका मोटिवेशन से होगा, और बीच में ARR आएंगे। ठीक है, ऐसे भी याद कर लो। ठीक है, चलिए। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बात बच्चों तक पहुंचा दो कि भाई साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कुछ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में शायद ना भी पता हो। ठीक है, तो प्लीज इनको शेयर कर देना लिंक, ताकि बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ पाए और साइकोलॉजी का लाभ ले पाए। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं नई थियरी के साथ।